बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास के तीसरे अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई और भूमंडलीकरण के कारण पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो हम लोग अध्ययन भी करेंगे भूमंडलीकरण के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भूमंडलीकरण क्या है या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व के देश या सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ गए। जुड़ किस तरह से गए? तो किसी देश ने किसी के साथ आर्थिक संबंध स्थापित कर लिया, किसी देश ने किसी के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर लिया, किसी देश ने किसी के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिया, किसी देश ने किसी के साथ धार्मिक संबंध स्थापित कर लिया, किसी देश ने किसी के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर लिया। तो कहने का मतलब किसी न किसी प्रकार से विश्व के सभी देश एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए। और यही प्रक्रिया क्या कहलाई? भूमंडलीकरण कहलाई। आइए, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी गया है कि भूमंडलीकरण क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्र यानी कि संपूर्ण देश, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी, विश्व के सभी राष्ट्र राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। और यही प्रक्रिया क्या कहलाई? भूमंडलीकरण कहलाई। अब सवाल यह उठता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब और किसने किया, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम भूमंडलीकरण नाम दिया। तो यहाँ पे दिया गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जॉन विलियम ने, जो कि अमेरिका के निवासी थे, और 1990 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम भूमंडलीकरण नाम का प्रयोग किया था। यानी कि जॉन विलियम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में पहली बार भूमंडलीकरण शब्द आया। और हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण का जन्मदाता जॉन विलियम थे। तो आइए अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आधुनिक युग से पहले, यानी कि आधुनिक युग से पहले का विश्व कैसा था। जैसा आज है वैसा था या उससे कुछ अलग था या उससे कम था? अगर कम था तो किस हद तक एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए थे? जैसे मान लीजिए आज भारत देश का संबंध विश्व के अनेक बड़े बड़े देशों के साथ है, या हम कह सकते हैं विश्व के समस्त देशों के साथ आज भारत के संबंध हैं। तो क्या उस समय भी भारत के संबंध सभी देशों से था? हो सकता है कि विश्व के सभी देशों के साथ भारत का संबंध न रहा हो, लेकिन कुछ देशों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ तो संबंध रहा ही होगा। तो इस वीडियो में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भारत का संबंध किन किन देशों से था, अगर था तो किस हद तक था। अब जो बात हमारे सामने आती है वह यह आती है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई। तो मानव सभ्यता के आरंभ होने से या मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ तभी से भूमंडलीकरण की शुरुआत भी हो गई। यानी कि मानव का जब जन्म हुआ, वह एक स्थान से, मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मानव जाने लगा और एक देश से दूसरे देश से वो संबंध स्थापित करने लगा, तो उसी समय से भूमंडलीकरण की शुरुआत भी हो गई। तो हम कह सकते हैं
कि मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ उसी समय से भूमंडलीकरण की शुरुआत भी हो गई। अब प्रश्न यह आता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत करते कौन लोग थे? वे कौन लोग थे जो भूमंडलीकरण की शुरुआत करते थे? तो सबसे पहले नाम आता है यात्रियों का, क्योंकि जो यात्री होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश को वो जाया करते थे घूमने के लिए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रदान करने के लिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे यात्री ऐसे हुए जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है घूमने में ही व्यतीत कर दिया, ज्ञानार्जन में व्यतीत कर दिया। तो बच्चों, अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जानते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी घूमते हुए ज्ञानार्जन में ही बिता दिया, तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि हाँ, ये व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी घूमते हुए बिता दिया। तो क्या सिर्फ यात्री ही थे भूमंडलीकरण के लिए उत्तरदायी? नहीं, व्यापारी भी थे। यहाँ पे लिखा भी गया है कि व्यापारी भी व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश को जाया करते थे और व्यापार करने के माध्यम से वो भूमंडलीकरण में अपना योगदान देते थे या भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते थे। साथ ही साथ धर्म जो प्रचारक थे, जो जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी एक देश से दूसरे देश को जाया करते थे। इस तरह से वो भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते थे। अगली पॉइंट क्या है कि क्या सिर्फ यात्री और व्यापारी और धर्म प्रचारक ही भूमंडलीकरण करते थे या भूमंडलीकरण में अपना योगदान देते थे? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो भूमंडलीकरण में अपना प्रमुख योगदान देते थे। जैसे वे लोग जिन्हें अपने देश में रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता था, अपने देश में रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो वह रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश को जाया करते थे। अब बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो क्या वह ऐसे ही चला जाता है कि अपने साथ कुछ लेकर भी जाता है? तो निश्चित है कि वो अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाएगा। जैसे जब रोजगार की तलाश में एक व्यक्ति दूसरे देश के लिए जाता है तो वह अपने साथ अपने ज्ञान को लेकर के जाता है, अपने विज्ञान को लेके जाता है, अपनी कला को लेके जाता है, अपनी कौशल को लेके जाता है, अपनी संस्कृति को लेकर के जाता है। ऐसे ही नहीं चला जाता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर विज्ञान कैसे लेके जाता है? कोई बुक लेके जाता था क्या? तो नहीं, वह बुक लेके नहीं जाता है। सोचिए कि अगर कोई साइंटिस्ट व्यक्ति है या वैज्ञानिक है कोई, अगर वह किसी दूसरे देश में चला गया तो भाई उसके माइंड में सेट तो है ही है ना कि उसे क्या क्या करना है, तो किस चीज़ का आविष्कार हो जाएगा, तो वह अपनी वैज्ञानिकता का परिचय वहाँ ज़रूर देगा। तो मान लीजिए भारत के में पिता और पुत्र दोनों किसी देश में गए व्यापार की तलाश में या नौकरी की तलाश में, तो भारत की एक संस्कृति है, आप लोग जानते ही होंगे। भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ऐसी मान्यता है कि भारत में अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव की संज्ञा दी जाती है, यानी अतिथि हमारे भगवान हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो पुरातन संस्कृति है। यहाँ हम अतिथियों को भगवान का दर्जा देते हैं। तो मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति अपने पुत्र के साथ किसी दूसरे देश में चला गया, तो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि सुबह उठने के बाद पुत्र अपने पिता का चरण स्पर्श करता है। तो जब वो वहाँ पे गया और अपने पिता सुबह उठने के बाद अपने पिता का चरण स्पर्श किया, और वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि एक बालक है जो अपने पिता के चरण स्पर्श कर रहा है, तो लोगों ने कहा भाई ये क्या है? तो इन लोगों ने बताया कि ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। अगर उन लोगों को इनकी बात या ये जो कर रहे थे अगर उनको अच्छा लगा तो वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लिए होंगे। तो इस तरह से भी भूमंडलीकरण का बढ़ावा मिलता रहा और संस्कृति के माध्यम से, सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से भी भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता रहा। आगे चलिए देखते हैं अगली पॉइंट। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपने साथ संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और कला और कौशल
यही सब नहीं लेके जाते थे, बल्कि वो कीमती सामान भी लेकर के जाते थे और उसका व्यापक प्रचार और प्रसार भी किया करते थे। साथ ही साथ वो खान पान की सामग्री भी लेकर जाते थे और ख़तरनाक विषाणु भी लेकर के चले जाते थे, वायरस भी लेकर के चले जाते थे। खान पान की सामग्री से थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए आज जो भारत में नूडल्स वगैरह बिकते हैं, जो चाउमीन, मैगी इत्यादि, ये जो खाद्य पदार्थ आज भारत में बिकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारत के प्रोडक्ट हैं? नहीं, ये मुख्य रूप से चाइना का भोजन है। ये चाइना इसका मुख्य उत्पादक करता था, जबकि आज भारत में भी बन रहा है। तो यह कैसे संभव हो पाया? भारत के कुछ लोग वहाँ गए होंगे चाइना, या हो सकता है चाइना को कोई व्यक्ति भारत आया हो। अगर भारत के कुछ लोग गए होंगे, वहाँ देखे होंगे कि चाइनीज़ जो है इस तरह से भोजन बना रहे हैं, तो वहाँ पे सीखे होंगे और आकर के भारत में वो बनाना प्रारंभ कर दिए होंगे। या हो सकता है कोई चाइना का व्यक्ति भारत आया हो, अपने साथ वो खाद्य सामग्री लाया हो, तो लोगों ने यहाँ देखा होगा कि भाई ये क्या है, तो चाइना से व्यक्ति जो आया हुआ है वो बताया होगा, तो भारत के लोग भी सीख लिए होंगे और वो भी बनाना प्रारंभ कर दिए। पास्ता के बारे में कहा जाता है कि पास्ता अरेबिक खाना है। ये जो मसाले में हम लोग पास्ता अपने उपयोग में लाते हैं, वह अरेबिक यानी कि अरब देशों का मुख्य भोजन था, लेकिन आज भारत में भी बन रहा है मसाले के रूप में। तो कहने का मतलब खान पान के माध्यम से भी भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता रहा। इसके साथ साथ खतरनाक वायरस भी एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश को चले जाया करते थे। किसके कारण? भूमंडलीकरण के कारण। जैसे ताज़ा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, चाइना में आज जो कोरोना वायरस विश्व महामारी का रूप ले चुकी है, इसका जन्म कहाँ हुआ? चाइना में ही हुआ। कृत्रिम था कि प्राकृतिक था, ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो खतरनाक वायरस था, यह चाइना की देन है। चाइना में लोग इफ़ेक्टिव हुए इस वायरस से और वह एक देश से दूसरे देश को चले गए, और जहाँ पर ये गए वहाँ भी लोगों को इन्होंने इफ़ेक्टिव कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ करके उन लोगों ने ऐसा किया, हो सकता है उनको पता भी न रहा हो कि हम किसी वायरस से इफ़ेक्टिव हैं, तो वो चले गए होंगे दूसरे देश, वहाँ के लोगों को भी इफ़ेक्टिव कर दिया। या हो सकता है किसी देश के लोग चाइना गए हों, उस समय कोरोना वायरस जिस समय चल रहा था, उनको वो इफ़ेक्टिव हुए हों और उनको पता न रहा हो, फिर वो अपने देश वापस जब लौटे हों, वो अन्य लोगों को इफ़ेक्टिव कर दिए हों। तो इसी तरह से उस समय भी बहुत सारी ऐसी महामारियां थीं जो एक देश से दूसरे देश के लोगों के साथ जो है वह चली जाया करती थी। किसके कारण? भूमंडलीकरण के कारण। आइए देखते हैं अगली पॉइंट। तो इतना तो सब कुछ हो गया। अब आगे क्या है कि कुछ सभ्यता और कुछ नगरों के नाम भी देखने को मिलते हैं जिनमें बड़ा मधुर संबंध था। तो उनमें से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत में थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उसी समय सुमेर में मेसोपोटामिया नामक सभ्यता थी, जो पश्चिम एशिया में पड़ती थी। तो इन दोनों सभ्यताओं के बीच, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच जो व्यापारिक संबंध बहुत ज़बरदस्त थे। यानी यहाँ के लोग यहाँ आते थे, कहाँ आते थे? मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी आते थे, और सिंधु घाटी के व्यापारी जो है मेसोपोटामिया जाते थे। क्यों जाते थे? व्यापार का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है। अब दोनों के बीच क्या ये यही दोनों थे? नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ नगर भी थे। दोनों के बीच में दिलमुन नाम का एक नगर था जो कि बहरीन में पड़ता है, और मेहुला नामक एक प्रमुख नगर था जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ जो व्यापारी आते थे वह व्यापारी दिलमुन जाते थे, और दिलमुन के व्यापारी मेहुला जाते थे। कुछ लोग बेचने के लिए जाते थे, कुछ लोग खरीदने के लिए जाते थे। इसके बाद एक नगर और था, अलेक्जेंड्रिया नगर, जो लाल सागर के मुहाने पर बसाया गया था। और इस नगर को बसाने का काम कौन किया था? बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्हें हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं।
तो अलेक्जेंड्रिया नगर जो कि लाल सागर के मुहाने पर बसाया गया था, इसको बसाने का कार्य किया था सिकंदर महान ने। और ये जो है अलेक्जेंड्रिया जो नगर था वह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहाँ भी ये लोग आते थे। जो दिलमून के व्यापारी थे, मेहुला के जो व्यापारी थे, वो लाल सागर के मुहाने पर आकर के अपना व्यापार करते थे। तो इस तरह से भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता रहा। अब बात करते हैं कि आधुनिक विश्व से पहले भारत के जो संबंध थे वह किन किन देशों से थे। तो आइए देखते हैं कि भारत के जो संबंध थे उस समय मध्य एशिया और रोमन जगत से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध थे। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया, विभिन्न यूरोपीय देशों से भी भारत के अच्छे संबंध थे और व्यापार का आदान प्रदान होता रहता था और जिसके कारण भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता रहा। साथ ही साथ कुछ समय के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, इसके बाद उपनिवेशवाद आया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति क्या होती रही, मजबूत होती रही। तो चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं कि ये रेशम मार्ग क्या है। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशम मार्ग के बारे में। और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रेशम मार्ग क्या है, रेशम मार्ग की उपयोगिता क्या थी और इस मार्ग को रेशम मार्ग ही क्यों कहा गया, क्यों नहीं कोई और मार्ग कहा गया। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रेशम मार्ग क्या था। तो ईसा की आरंभिक सदियों में सबसे जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वह रेशम मार्ग ही था। क्यों रेशम मार्ग था? तो चीन में रेशम का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता था और चीन जो है इसी रास्ते से यानी कि इसी मार्ग से विभिन्न देशों में रेशम को पहुंचाता था। तो इस नाते इस मार्ग का नाम जो था वह रेशम मार्ग पड़ा। दूसरी चीज़ कि जो चीन का रेशम मार्ग जाता था वह मध्य एशिया से होकर के यूरोप के देशों में चला जाता था। तो यह ज़मीनी मार्ग था। तो अब आप यह बोलेंगे कि क्या सर कोई और मार्ग भी था क्या? तो हाँ, एक और मार्ग था जो समुद्री मार्ग था, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो ये जो चीन का मार्ग था वह भारत में कहाँ से आके मिलता था? तो मध्य एशिया से एक रास्ता निकल जाता था, वह सीधे भारत में आता था और भारत का एक स्थान था उस समय, बहुत प्रसिद्ध स्थान हुआ करता था, उत्तरा पथ में आकर के वो रास्ता जो है मिल जाता था। अब आइए देखते हैं कि समुद्री मार्ग क्या था और समुद्री मार्ग किन किन देशों को जोड़ता था। तो जो समुद्री मार्ग था वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्से को जोड़ देता था। यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये विभिन्न देशों को जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से भी जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त ये जो मार्ग थे, क्या ये सिर्फ रेशम का ही व्यापार इस मार्ग से हुआ करता था? तो ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का व्यापार हुआ करता था, जो कि अब यहाँ लिखा भी गया है कि रेशम के अतिरिक्त चीन में चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते थे। तो इसका भी व्यापार जो है, या चीनी मिट्टी के बर्तन का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से होता था। इसके साथ साथ भारत भी इस मार्ग का प्रयोग करता था। तो भारत वस्त्र, मसाले और सुगंधित पदार्थ यह यूरोप के देशों को महंगे महंगे दामों पर बेचता था और वहाँ यूरोप से क्या करते थे, भारत के जो व्यापारी थे वहाँ से ये सोना चांदी खरीद करके लेकर आते थे। इस तरह से व्यापार को बढ़ावा मिलता था और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो दिन ब दिन ताकतवर होती चली आ रही थी। आगे क्या हुआ कि क्या ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के ही उद्देश्य से चुना गया था, या इस रेशम मार्ग का उपयोग सिर्फ व्यापार करने के लिए ही किया जाता था? तो नहीं, बल्कि संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता था। संस्कृति का आदान प्रदान भी होता था। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी देश में गया
और उस देश में वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेकर के जाएगा, क्योंकि वह जिस देश का निवासी है, जिस धर्म से वह जुड़ा हुआ है, वह अपनी सभी धार्मिक बातों को या जो उसके यहाँ की संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार वो करेगा जहाँ भी वो जाएगा। तो साथ ही साथ और क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया और अन्य देशों में, जो बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया और अन्य देशों में हुआ वह किस मार्ग से हुआ? इसी रेशम मार्ग से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग जो है सिर्फ रेशम उत्पादन का मार्ग ही नहीं था या व्यापार करने का मार्ग ही नहीं था, बल्कि वह सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधाराओं को जो फैलाने का कार्य किया गया था। जो धर्मावलंबी थे वो इसी रास्ते से विभिन्न देशों में गए अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। फिर जो लास्ट पॉइंट आपकी आती है यहाँ पे, तो ईसाई और इस्लामिक धर्म प्रचारक जो थे, मतलब कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनका प्रचार और प्रसार जो विभिन्न देशों में इन लोगों ने किया वह किस मार्ग से जाकर के इन लोगों ने किया था? इसी रेशम मार्ग से ये लोग जाकर के किए थे। तो इस नाते रेशम मार्ग उस समय बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हो गया था। आइए देखते हैं इधर क्या है भाई कि इससे सटे अनेक नगर और बंदरगाह विकसित हुए। एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि आप गांव में हैं, तो जब तक आपके गांव के बगल में कोई सड़क नहीं थी तब तक क्या कोई दुकान या आवश्यक वस्तुओं की कोई दुकान थी क्या? तो शायद नहीं, क्योंकि सड़क के अभाव में किसी दुकान का होना संभव भी नहीं है। और जब सड़क बन गई तो वहाँ छोटी मोटी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें वहाँ पे विकसित हो गईं। तो हम कह सकते हैं कि सड़क के आवागमन या सड़क बन जाने के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ कि अनेक नगर और बंदरगाह विकसित हुए। ये बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह क्या है? समुद्र में जब व्यापार होता है और जो समुद्री जहाज वगैरह आकर के जहाँ पर रुकते हैं उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी का मतलब 1400 से लेकर के 1499 ईस्वी तक को हम 15वीं शताब्दी कहेंगे। तो 15वीं शताब्दी तक एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग क्या था बच्चों? ये था, कौन? रेशम मार्ग था। यानी कि 15वीं शताब्दी में एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला जो एक प्रमुख मार्ग था वह क्या था? रेशम मार्ग ही था। इसके बाद क्या हुआ? इस रेशम मार्ग के द्वारा बहुत सारे देश आपस में जुड़े और इसका प्रभाव भी देखने को मिला। वैसे तो बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि टॉपिक छोटा है तो इस नाते यहाँ पे इतना ही, 2 ही प्रभाव के बारे में लिखा गया है। आगे इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे और क्या क्या प्रभाव हुए। तो खाद्यान्नों का आदान प्रदान हुआ। खाद्यान्नों का आदान प्रदान से क्या मतलब है? जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में बताया गया था कि चीन से नूडल्स आए, जो चाउमीन और मैगी थे ये आए। चूँकि ये भारत के प्रोडक्ट या जापान के प्रोडक्ट तो थे नहीं, ये चाइना का मेन खाद्य पदार्थ था, तो ये भारत में आए। आज भी भारत में अब बनने लगा है। वैसे पास्ता के बारे में कहा जाता है कि ये अरेबिक खाना यानी अरब देशों का भोजन था, मसाले के रूप में लोग प्रयोग करते थे। आज विभिन्न देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मतलब खाद्यान्नों का आदान प्रदान भी हुआ। और क्या हुआ? और इस आदान प्रदान के होने से बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ। और ठीक उसी समय आयरलैंड नाम का एक देश हुआ करता था जो कि बहुत गरीब था। वहाँ पे संसाधनों का अभाव था, लोग भूखमरी के कगार पर थे। अचानक से अमेरिका की खोज होती है और अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो विश्व के किसी देश में नहीं पाई जाती थी, जैसे आलू। अब आप ये बोलोगे कि क्या अमेरिका भुलाया हुआ था क्या? तो अमेरिका भुलाया हुआ नहीं था, अमेरिका के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया तब अमेरिका से बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में होना प्रारंभ हुआ और आलू अमेरिका का मुख्य कृषि से उपजने वाला भोज्य पदार्थ था। तो चूँकि आलू बहुत सस्ता मिलता था और यहाँ जो आयरलैंड के लोग थे
वो बहुत गरीब थे। तो जब आलू आयरलैंड में पहुंचा तो आलू जो है आयरलैंड के लोगों का मुख्य भोजन हो गया। आज हम आलू का उपयोग सब्जी में करते हैं, तो आयरलैंड के लोग क्या करते थे कि उनका सबसे मुख्य भोजन आलू ही हो गया। आलू पर वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए। अब हम यहाँ आयरलैंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी और की देश बात करते। तो ये आयरलैंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उस समय एक समस्या पैदा हुई थी और वह समस्या आयरलैंड में ही पैदा हुई थी, इसलिए हम यहाँ आयरलैंड का जिक्र कर रहे हैं। तो समस्या क्या थी कि 1945 से लेकर 1949 तक यानी 4 साल आयरलैंड में अकाल पड़ गया। किसका अकाल? आलू का अकाल। वहाँ पैदा ही नहीं हो रहा था आलू, और चूंकि आलू आयरलैंड का मुख्य भोजन था, इस नाते वहाँ पे इन 4 सालों में हजारों लोग मर गए। किसके? भोजन की तलाश में। तो इस नाते भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला। किससे? अनेक नगर के विकसित हो जाने से। रेशम मार्ग के बारे में जब पता चला लोगों को, इस मार्ग से भी आदान प्रदान होता रहा। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अगले वीडियो के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।